बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सबसे पहले आप मुझे ये अश्योर करवाएं कि आप सबके पास जो मेरा आवाज़ है वो आ रहा है क्लियर। अगर किसी के पास भी अब मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा तो आप मुझे अभी बता दें, जैसे मैं उसका कोई अल्टरनेट कर सकूं। ओके, इट मीन्स कि सबको मेरा आवाज़ जो है वो क्लियर आ रहा है। तो कल हमने डिस्कशन जो की थी, हमारा जो ये क्लास है वो है गेट के हवाले से। तो उसमें हम कोई जो रेगुलर जो एक प्रोसेस होता है लर्न कर सकते, और एक हर इंडिविजुअल सेक्शन को रीड करना ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो गेट का कोर्स है वो शॉर्ट है और एक प्रिस्क्राइब्ड है। तो हम जस्ट उस पर ही फोकस कर रहे हैं, और मैं उस लिए सेक्शंस को उस हद तक समझा रहा हूँ जहां तक वो गेट में आ सकते हैं। बाकी जो ये सेक्शंस हैं, इन हर एक सेक्शन पे एक आधे आधे घंटे का उससे बढ़कर भी लेक्चर हो सकता है, क्योंकि हर एक सेक्शन की अपनी अपनी नोयत की इंपॉर्टेंस है। तो एक सेक्शन को हम विद इन लिमिट्स, विद इन फ्यू मिनट्स कवर कर लेते हैं। तो ये जस्ट इसलिए करते हैं कवर, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, और वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं सीपीसी के मुताबिक। तो अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन के तरफ। सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा जो कल हमने डिस्कस किया मैं उसको रिवाइज करूं। सबसे पहले जो एक भी हम जो भी हमारा कोई एक्ट होता है उसमें हमारा प्रेमेबल होता है, जो बताता है कि ये जो एक्ट है वो किस पर्पज के लिए है। जो हमारा प्रेमेबल है वो तो क्लियर है कि ये जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये सिविल कोर्स को रेगुलेट करने के लिए है। ये सारा प्रोसीजर बताता है जो भी सिविल मुकदमा है वो किस तरीके से एक अदालत के अंदर चलेगा, एडजुडिकेट होगा, उसमें वो सारे प्रोसेस बताता है कि हम पहले प्लेंट ले जाएंगे, फिर उसके बाद समन्स इश्यू होंगे, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, फिर जो हमारे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे, फिर एविडेंस कॉल अप होगी, उसके बाद डिक्री पास होगी, और उसके अलावा वो अदर रेमेडीज भी बता रहा है। अगर प्लेंटिफ आ रहा है, डिफेंडेंट नहीं आ रहा, तो एक्सपर्ट प्रोसीडिंग होगी। सारी जो भी चीजें हैं ये हमारा सिविल प्रोसीजर कोड हमें बताता है। तो ये हमारा क्या है, प्रेमेबल है इस एक्ट का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। और उसके बाद दूसरी नंबर चीज हमने पढ़ी थी कि जो भी सेक्शन नंबर पहला होता है वो हर एक्ट का शॉर्ट टाइटल, उसकी एक्सटेंट और उसके कमेंसमेंट के बारे में होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका नाम जो है हम इसको रेगुलर सिविल प्रोसीजर कोड नहीं है, वो हम गलत पढ़ते हैं। इसका जो एक्ट का नाम है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपसे एक्सक्यूज हो सकता है। उसके दूसरी चीज है इसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर एक्सटेंट, कि इसकी एक्सटेंट कहाँ तक है। तो हमने पढ़ा था कि इसकी जो एक्सटेंट है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान है, मतलब कि हमारा जनरल लॉ है। हमने कल पढ़ा था कि 3 किस्म के लॉ होते हैं, स्पेशल होता है, जनरल होता है, लोकल होता है। स्पेशल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतालिक होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि भाई फैमिली कोर्ट्स हैं वो स्पेशल लॉ है, ठीक है ना। लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो स्पेशल लॉ है, नेट लॉज हैं वो स्पेशल लॉज हैं, और जो लोकल लॉ होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए होते हैं। जैसे सिंध के अंदर सिंध रेंटेड परमिटेड ऑर्डिनेंस है, ये सिर्फ सिंध के लिए। पंजाब के लिए वो अलग है, पंजाब रेंटेड परमिटेड ऑर्डिनेंस, तो वो हमारा लोकल लॉ होता है। ये जो सीपीसी है वो हमारा जनरल लॉ है। ये भी हमारा एमसीक्यूज हो सकता है कि भाई सीपीसी इज जनरल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ। तो हम कहेंगे सीपीसी इज द जनरल लॉ बिकॉज इसकी जो एक्सटेंट है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी बात है कमेंसमेंट, कि ये अमल दरामद कब हुआ। तो हम जब इसको देखेंगे इसके अंदर 2 डेट लिखी हुई है, एक है 1 जनवरी 1909, और आई थिंक दूसरी जो लिखी हुई है 21 मार्च 1908। तो ये दो जो डेट्स हैं, इसमें जो 21 मार्च 1908 है, इस दिन पे ये जो हमारा एक्ट है ना वो पास हुआ था, और इसकी जो अमल दरामद हुई थी वो हमारी 1 जनवरी 1909 में हुई थी। तो ये भी हमारा एमसीक्यूज हो सकता है कि भाई जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो कब पास हुआ था। हम कहेंगे 21 मार्च को 1908। ये ईयर भी याद होना चाहिए, क्योंकि ईयर में हम कभी कभी जल्दबाजी में एमसीक्यूज को गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं।
उसके बाद हमसे ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि ये जो हमारा एक्ट है ये कब एनफोर्स हुआ था, तो हम बता देंगे ये जो हमारा एक्ट है वो 1 जनवरी को एनफोर्स हुआ था। तो ये जो एमसीक्यूज मैंने सारे आपको बताए ये एमसीक्यूज हैं फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम सेक्शन नंबर 1। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो भी हमारा एक्ट होता है उसमें जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो हमेशा डेफिनेशन क्लास के बारे में होता है। मतलब के डेफिनेशन जो हमारे एक्ट के अंदर वर्ड्स यूज होंगे उनका मकसद क्या है, ठीक है ना। हम इसके तकरीबन 158 जो हमारे हैं सेक्शन हैं और आई थिंक राउंड 50 तक कोई हैं, ठीक है, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ द रूल्स हैं। तो अब उनमें बार बार कुछ वर्ड्स यूज होने हैं, तो उनका पहले ही एक वो हमें मकसद समझा देता है सेक्शन नंबर 2 के अंदर कि इसका मकसद क्या होना है जब हम उस लफ्ज को आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने कल समझा था कि सेक्शन नंबर 2 के अंदर 3 डेफिनेशन हद से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक उसकी है ऑर्डर, दूसरी डिक्री और तीसरी जजमेंट। अब डिक्री ऑर्डर जजमेंट में मेन फर्क हमने कल पढ़ा था, जो डिक्री होती है हमेशा एट द एंड ऑफ द सूट होती है, जब सूट खात्मे पे होता है, जब खत्म होने पे होता है, मतलब कि सारा जो निचोड़ निकल आता है, सारी जो एक प्रोसीडिंग चल लेती है, आखिरी जब वक्त आता है तो डिक्री पास होती है जो कंटिन्यूसली पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन करती हैं कि इसका हक बनता है, इसका हक नहीं बनता है, ठीक है। ये हमारा डिक्री कहलाता है। डिक्री में हम एक एडजुडिकेशन लफ्ज सुनेंगे जिसका मकसद ये है दोनों पार्टीज को सुन के हम कोई मैटर किसी मैटर का कोई फैसला सुनाए। और हम जब ऑर्डर को देखेंगे कि ऑर्डर में जो है ना वो एक जब सूट दाखिल होता है, इंस्टीट्यूट होता है, उससे लेकर जब तक हमारी डिक्री पास होती है उस वक्त जिस दिन से सूट हमारा दाखिल हुआ उस दिन से हमारे ऑर्डर्स पास होने शुरू हो जाते हैं। तो एक सूट को डिसाइड होने में हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स पास होते हैं, ठीक है। और जब हम देखेंगे ऑर्डर की डेफिनेशन वहां पे लिखा है ऑर्डर इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। वो डिसीजन है, डिसीजन में वन पार्टी को सुन के हम कोई फैसला दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लफ्ज पढ़ा था जजमेंट। जजमेंट के लिए हमने पढ़ा था कि जजमेंट इज अ डिटेल्ड एडजुडिकेशन, अ डिटेल्ड डिसीजन। एक वाज़ेह लफ्जों में बताना होता है कि जो हमने ऑर्डर पास किया इसका मकसद क्या है, इसका ग्राउंड्स क्या थे, क्यों हमने ये पास किया, सारा उसमें पार्टीज का हवाला दिया जाता है कि ये पार्टी के दरमियान इश्यूज थे, इस पार्टी ने ये एविडेंस ले आई और इस पार्टी के इस एविडेंस पे हमने ये हमने इसको एक्सेप्ट किया, इसको हमने डिनाई कर दिया एविडेंस को। तो ये सारा जो भी अहवाल होता है वो लिखा होता है। आप जब देखेंगे ना जजमेंट, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट होती है, जब हम पढ़ेंगे उसको तो वो कई सफ़ों पे मुश्तमिल होती है। और जो डिक्री होती है वो एक सफ़े पे होती है, आधे सफ़े पे होती है बस। क्योंकि डिक्री जो है जस्ट ये बताती है कि इसका हक है, इसका हक नहीं है, बस बात। मगर उसके पीछे जो सारा लंबा प्रोसेस चला वो सारा का सारा हमारा जजमेंट के अंदर लिखा होता है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी जो हम उसको क्योंकि हम उसको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि भाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का शॉर्ट नेम है कोड, ठीक है। और कोड की मीनिंग क्या है हमारे एक्ट के अंदर, वो है रूल्स। तो हमने कल पढ़ा था कि जो डेफिनेशन होती है ना उसमें हमारा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता है, जो चीज लिखी है वही चीज है। जैसे हम जब पीपीसी पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे हम फीमेल के लिए शी लफ्ज यूज करते हैं और मेल के लिए हम ही लफ्ज यूज करते हैं, तो वहां पे हर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो लफ्ज एक ही यूज होना है ही। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलना है, हमारा अपना कॉन्सेप्ट नहीं चलना है कि जो हमें जो ठीक लगे चीज वो ठीक है, जो वर्डिंग एक्ट की वो ही ठीक है, बस हमारा कॉन्सेप्ट गलत है उसके सामने। तो हमने कोर्ट के लिए भरा था कोर्ट इंक्लूड रूल्स। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई ये जो एमसीक्यू से तकरीबन 3-4 दफा गेट के अंदर पूछा गया है। असल बात यह है गेट के अंदर जब एक बंदा कंटिन्यूअसली हर एक सेक्शन को लाइन बाय लाइन पढ़ता है तो उसके लिए बिल्कुल आसान होती है। ये तभी लाइन से लेके एमसीक्यू देते हैं, कोई ब्लैंक दे देते हैं, कोई डेफिनेशन दे देते हैं, जस्ट ये चेक करना कि इस बंदे ने इस एक्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर किसी का पढ़ा होता तो आसानी से उसका आंसर दे सकता है। तो उसके बाद हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा मीन प्रॉफिट के बारे में। भाई मीन प्रॉफिट क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी बंदे ने इलीगल पोजीशन से कोई प्रॉपर्टी हासिल कर ली है, इलीगल मतलब कि अनलॉफुल वे से किसी ने कोई प्रॉपर्टी को हासिल कर लिया है और उससे उसने प्रॉफिट्स गेन किए, मुनाफा हासिल किया है। अब जब डिक्री आएगी तो वो तो आपको पता है हमारे जो कोर्ट्स का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, 10-10 साल 20-20 साल तक वो
फैसले में वक्त लेती है। तो ये 10 साल तक 20 साल तक एक बंदा जो है वो कोर्टों के चक्कर काटता है, और वो जो इलीगल पोजेसर है प्रॉपर्टी, जो एक कब्जा हो, तो वो उससे फवायद हासिल करता है। आखिर में वो कोर्ट उसको ये जो उसने फवायद हासिल किए हैं, जो एक्चुअल उस प्रॉपर्टी का ऑनर उसको लेके देती है, उसको हम कहते हैं मीन प्रॉफिट। मतलब कि इलीगल पोजीशन से जो किसी बंदे ने प्रॉफिट्स हासिल किए हैं, वो प्रॉफिट्स उसको वापस करने हैं असल जमीन, असल जो मिल्कियत है उसके हकदार को। तो ये हमारा मीन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद भी हमने कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़े थे। जब किसी के हक में फैसला आ जाए हम उसको डिक्री होल्डर कहते हैं, जब किसी के बरअक्स फैसला आ जाए हम उसको जजमेंट पेपर कहते हैं। और भी कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो उसके बाद हम चले गए थे सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट की तरफ। मैं उसलिए शार्ट कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट नहीं हुए, और मुझे कुछ ने कहा था कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जैसे हम उसको कैच कर सके, कवर कर सके, तभी मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है। सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। सबऑर्डिनेट लफ्ज का मतलब क्या है? नीचे। जो हमारे सूबे की बड़े से बड़ी कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है। ठीक है। जो हमारा सिविल मुकदमा है वो हाई कोर्ट में भी हो चल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल सकता है, सिविल कोर्ट में भी चल सकता है। तो सबसे बड़ी जो अदालत है वो हमारी हाई कोर्ट है। उससे नीचे जो अदालत है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके नीचे जो है वो सिविल कोर्ट है। और हमारी सिमलकात कोर्ट भी होती है हर एक जिले के अंदर। जैसे हमारी रेंट कंट्रोल कोर्ट होती है हमारी जो, और दूसरी जो हमारी ये कंज्यूमर कोर्ट होती है, हमारी सिमलकात कोर्ट होती है। तो ये जो सिमलकात और सिविल कोर्ट है, ये दोनों के दोनों सबऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट है हमारी हाई कोर्ट के। तो ये हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 4 सेविंग क्लास के बारे में। भाई सेविंग क्लास क्या है? सेविंग क्लास के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो भी हमारा एक जनरल लॉ होता है ना, उसके अंदर एक स्पेशल प्रोविजन रखी जाती है जनरल लॉ के अंदर, लोकल और स्पेशल लॉ के अंदर नहीं। क्यों रखी जाती है जनरल लॉ के अंदर? क्योंकि जनरल लॉ जो होता है वो उसकी एक्सटेंट ऑल ओवर द पाकिस्तान होती है, ऑल ओवर द पीपल होती है। तो अब ये जो सेविंग क्लास होता है ये उस एक्ट को लिमिटाइज करता है, और ये कहता है कि सेविंग क्लास कहता है कि अगर किसी लोकल लॉ में, किसी स्पेशल लॉ में कोई और बात लिखी हुई है जो मना कर रही है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं चलेगा, ठीक है ना, यहाँ कोई और अपना प्रोसीजर बता रहे हैं, तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उन पर असरअंदाज नहीं होगा। ये इसका प्रोसीजर यहाँ पे ही रहेगा। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था उसका फैमिली कोर्ट्स एक्ट का, वो सीपीसी को इस्तेमाल नहीं करती है, सेक्शन 17 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट में। उसके बाद हमने 172 लैंड रेवेन्यू एक्ट का पढ़ा था, वहां पे भी ये लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट्स ये मुकदमा नहीं चला सकती हैं जो भी रेवेन्यू के मामला होते हैं। तो हमने सेविंग क्लास का मकसद पढ़ा था। अब मैं इसको अगर क्लियरली और बिल्कुल विद इन एक शॉर्ट एक लाइन में इसको अगर डिफाइन करूं, तो सेविंग क्लास ये हम उसको कहते हैं कि अगर किसी और एक्ट में कोई और बात कही गई है तो वो वहां पे चलेगी, ये बात नहीं चलनी वहां पे। अगर कहीं पे कोई और बात नहीं लिखी गई, नहीं कही गई, तो ये पर चलेगा उधर। जैसे फैमिली कोर्ट्स एक्ट ने मना कर दिया है तो ये नहीं चलेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। लैंड रेवेन्यू एक्ट ने मना कर दिया तो ये नहीं चलेगा प्रोसीजर। उसके बाद सेक्शन 5 में हम गए थे एप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट तो रेवेन्यू कोर्ट्स। अब हमने अभी हमने पढ़ लिया कि रेवेन्यू कोर्ट्स जो है वो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड नहीं इस्तेमाल करती है, उनका एक अपना प्रोसीजर है, तो इसको इस्तेमाल करती है। उसके बाद हम गए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे जो थी जुरिसडिक्शन की। सेक्शन 6 जो हमारा है वो जुरिसडिक्शन के मुतालिक है। वो जुरिसडिक्शन किस किस्म की, मैंने आपको कल बता दिया था कि भाई जुरिसडिक्शन जो हमारी वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। अपीलेट जुरिसडिक्शन होती है, ऑर्डिनल जुरिसडिक्शन होती है, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन होती है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती है, मुख्तलिफ किस्म की जुरिसडिक्शन होती है। तो हमारी जो अब जो डिस्कशन है सेक्शन 20 तक, इसके अंदर दो किस्म की जुरिसडिक्शन डिस्कस है। एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो सेक्शन है फ्रॉम 16 to 20, और एक हमारी होती है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो हमारा सेक्शन 6 है। जुरिसडिक्शन है क्या? जुरिसडिक्शन इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एडजुडिकेट द मैटर। जुरिसडिक्शन एक कोर्ट को पावर देती है कि आप मैटर चला सकती हैं। अगर जुरिसडिक्शन नहीं है उस कोर्ट को तो वो मैटर वो कोर्ट नहीं चला सकती। अगर वो कोर्ट फिर भी चलाती है तो उस एडजुडिकेशन की, उस डिग्री की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं होती। तो अब जो जुरिसडिक्शन में एक है हमारी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, दूसरी है हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है
वो हम उसको अगर उसकी आसान माना मिले, पेक्यूनरी लफ्ज की माना है कि मालियाती मामलात में। हमने कल पढ़ा था कि भाई जो हमारे सिविल मुकदमात हैं वो सिविल कोर्ट भी चला सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी चला सकती है, हाई कोर्ट भी चला सकती है। तो फिर तो हर बंदा ये कोशिश करेगा मैं चला जाऊं हाई कोर्ट में, मैं चला जाऊं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट। तो फिर नीचे जो कोर्ट हैं वो तो खाली पड़ेंगे और अपर कोर्ट्स पे जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। तब उन्होंने एक मालियाती हदबंदी की है कि अगर 5 करोड़ से कम मुकदमा है तो भाई आप वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले आएंगे, ठीक है। अगर उससे बढ़कर मुकदमा है तो आप हाई कोर्ट में ले आएंगे। ये कोई ये जो मैं बता रहा हूँ लेकिन लेकिन ये कोई ये एक्चुअल नहीं। एक्चुअल जो जुरिस्डिक्शन है पिक्यूनरी वो हमारी सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है। जब हम सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस देखेंगे तो वहां पे सेक्शन नंबर 9 लिखा है, और सेक्शन नंबर 9 भी ये बात कर रहा है कि ये जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है ये हाई कोर्ट का अख्तियार है। वो एक तयन करती है कि कौन सी अदालत किस हद तक किस नोयत का मुकदमा सुन सकती है माली मामलात में। और उसके बाद हमारा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है उसकी जो हमारी सेक्शन है वो फ्रॉम 16 to 20 है। तो मैंने आपको बता दिया था कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कि हदबंदी, कि अगर हम जिले खेतपुर का एग्जांपल लें, भाई जिले खेतपुर के अंदर 8 तालुकात हैं, ठीक है, 8 तालुकात हैं, किंगरी है, खेतपुर सिटी है, नारा है। अगर कोई किंगरी तालुके का मसला है और उसकी जो पिकनरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट को है, ठीक है, तो उसी कोर्ट में हमने मुकदमा करना। ये नहीं करेंगे हम कि भाई हम जो इस जज के पास मुकदमा नहीं चलाना चाहते, हम जो गंभीर वाली कोर्ट है उसके पास मुकदमा ले जाना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये इस तरीके से नहीं हो सकता। जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसी कोर्ट में मुकदमा चलना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अगर से सपोज कोई मुकदमा है, एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट खेतपुर के अंदर है और हम कहेंगे भाई उसका मुकदमा कराची कोर्ट के अंदर चलाएं, हैदराबाद कोर्ट के अंदर चलाएं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है, हमारी हदबंदी है। एक उसको बाउंड किया गया है कि भाई आप अपनी जुरिस्डिक्शन का मैटर सुन सकते हैं, किसी और जुरिस्डिक्शन का मैटर नहीं सुन सकते। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक सेक्शन है वो 16, 17 और 18 है, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक जो सेक्शन है वो 19 और 20 है। जो 16, 17, 18 का क्ल्यू था मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 16 के अंदर 3 बातें कही गई है कि आप जो मैटर है, आप जो सूट है वो वहां पे इंस्टीट्यूट करेंगे जहां प्रॉपर्टी सिक्योरिटेड है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर है, या आप वहां पे सूट इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पे डिफेंडेंट रहता है। और तीसरी सिचुएशन थी आप वहां पे सूट इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। आप जब इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब ये इसके पीछे एक स्टोरी है, इसकी 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 वजह ये है कि ये जो कह रहा है कि जहां पे प्रॉपर्टी सिक्योरिटी आप वहां पे मुकदमा करें, इसका रीजन ये है जैसे एक कोर्ट एक डिग्री पास कर दे तो उसकी एग्जीक्यूशन में आसानी हो सकी। अगर से सपोज खेतपुर की कोर्ट एक मुकदमा चला के उसको फाइनलाइज कर देती है, प्रॉपर्टी हैदराबाद की हो, तो फिर आप मुझे बताएं कितना डिफिकल्ट होगा उसकी एग्जीक्यूशन करवाना। तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तब ये बात कही गई है जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे सूट कराएं, जैसे उसकी एग्जीक्यूशन फुल फोर हो सके और आसानी से हो सके। और दूसरी बात इसमें कही है डिफेंडेंट के बारे में, जहां पे डिफेंडर रहता है वहां पे भी मुकदमा चला सकते हैं। ये उसलिए कहा गया है क्योंकि जहां पे डिफेंडर रह रहा होगा, जाहिर सी बात है उसकी वहां पे कोई जॉब होगी, ठीक है, यहाँ उसकी कोई वहां पे प्रॉपर्टी होगी, और उसी जगह पे उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सके, फॉरफिच उसको क्या कहते हैं अटैच किया जा सके। अगर एग्जीक्यूशन में बात चली जाती है, उसके अगेंस्ट फैसला आ जाता है, तो ये इसलिए ये बातें कही गई हैं। तो उसके बाद जो 19 और 20 सेक्शन था मैंने आपको कल बता दिया था कि ये हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। जो 17 और 18 है इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सेक्शन नंबर 17 का सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। एक जो प्रॉपर्टी है वो दो मुख्तलिफ कोर्ट की हदूद में आती है। एक प्रॉपर्टी है दो मुख्तलिफ कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है, एक डिस्ट्रिक्ट जयपुर में भी आती है और सखर में भी आती है। अब उसका मुकदमा कहाँ चलाना है, तो ये सेक्शन कर रहा है आप दोनों कोर्टों में किसी भी एक कोर्ट में जा सकते हैं, बशर्ते उसकी मायाती जुरिसडिक्शन हो। ऐसे ना हो कि वो उस कोर्ट की एक पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ही ना हो, उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन हो, फिर टेरिटोरियल में आप दोनों में से किसी भी एक में जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 18 है, वो ये कह रहा है अगर प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जहां पे कोर्ट को ये पता ना लग सके कि ये मेरी जुरिसडिक्शन है या नहीं है, वहां पे क्या करना है।
यहाँ पे एक पार्टी को पता ना लग सके कि इस जो मेरा जो मुकदमा है वो मुझे कहाँ पे इंस्टीट्यूट करना चाहिए। तो मैंने आपको कल ये बता दिया था कि अब ये जो कंफ्यूजन है वो नहीं है। ये अगर कंफ्यूजन है तो एक पहाड़ी इलाकों में हो सकती है, जैसे बलोचिस्तान के इलाके, कुछ टेक्टिकल के इलाके हैं, वहां पे कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। बाकी जो हमारे सिंध और पंजाब के इलाके, वहां पे इस किस्म के इश्यूज कम होते हैं, जहाँ पता ना लग सके, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी हदबंदियां हैं वो बहुत क्लियरली हैं कि ये तालका है, ये हमारी यूसी है। तो एक जो हमारे केसेस है ना, वो हम आसानी से उन कोर्ट में ले जा सकते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 15 को डिस्कस किया था। उसमें वो ये बात कर रहा था, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूट। एक बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि भाई हमारी दिल क्या है, क्योंकि सिविल कोर्ट, सिविल मुकदमा हाई कोर्ट भी सुन सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सुन सकती है, सिविल कोर्ट भी सुन सकती है, फिर तो हम भाग के चले जाएंगे हाई कोर्ट की तरफ। तो ये सेक्शन 15 उसको मना कर रहा है। एवरी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इनटू द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई इट। जो भी मुकदमा आपको करना है, सबसे पहले आपको नीचे नीचे वाली कोर्ट में जाना है। उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, ना कि उसकी जुरिस्डिक्शन ना, उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, पर हमें नीचे वाली कोर्ट से जाना है ऊपर। ऐसे ना कि हम सिविल कोर्ट को छोड़ के हम जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं हाई कोर्ट में। ये सेक्शन उसको मना कर रहा है। सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इनटू द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई इट। उसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 9, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि एक बार लगाता है। वो क्या कह रहा है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ये जो सिविल कोर्ट है वो हर किस्म के मुकदमे को चला सकती है, जब तक उसको मना न किया गया, जब तक उसको मना न किया गया। वो मना दो किस्म से, बार लफ्ज की मना है मना। तो वो जो बार है वो दो किस्म की है सेक्शन नंबर 9 के अंदर, जब आप उसकी वर्डिंग देखेंगे। एक एक्सप्रेस बार है, दूसरी इंप्लाइड बार है। एक्सप्रेस बार का मकसद क्या है, एक वाज़ेह कर देना कि आप ये मुकदमा नहीं चला सकते। इंप्लाइड बार का मकसद क्या है कि उसको कोई मना नहीं करना कि आप मुकदमा नहीं चला सकते, मगर आपको उसके अंदाज से समझना चाहिए कि ये मना कर रहा है हमें। जैसे मैं आपको कल आपको एग्जांपल दिया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2016 जो है, उसमें ये इम्प्लाइडली कहा गया है कि आज के बाद जो भी ट्रेडमार्क के केसेस होंगे, ठीक है, उसके कॉपीराइट के मुकदमे होंगे, वो हमें जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वो उस मुकदमों को चलाएगी। वहां पे ये नहीं लिखा गया कि ये सिविल कोर्ट हमारा मुकदमा नहीं चलाएगी, ये नहीं लिखा गया। सिर्फ ये लिखा गया है हमारा जो मुकदमा है वो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएगी, अपनी कोर्ट चलाएगी। तो ये क्या है, इम्प्लाइड बात है, उन्होंने एक्सप्रेस बनाना किया है। मगर जो दूसरी तरफ एक्सप्रेसली बात है वो क्या है, लफ्जी तौर पर उन्होंने क्लियर कट कर दिया है, आप हमारा मुकदमा नहीं चला सकते। जैसे फैमिली कोड का सेक्शन नंबर 17 है, वो सीधा सीधा मना कर रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विल नॉट बी फॉलोड इन द फैमिली कोड्स। फैमिली कोड्स के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा, क्यूएसओ भी फॉलो नहीं होगा। आप जब सेक्शन नंबर 17 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड से देखेंगे तो उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट का भी 172 सेक्शन सीधा सीधा मना कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको आगे एग्जांपल दी, सेक्शन नंबर 10 की, 11 की, 12 की, 47 की, वहां पे शल के साथ मना कर रहा है। अगर आप सेक्शन नंबर 10 की वर्डिंग देखेंगे, वो लिख रहा है नो कोर्ट शल प्रोसीड, नो कोर्ट शल एक लॉ के अंदर मैंडेटरी प्रोविजन है, उसके बाद जज की अथॉरिटी नहीं चलती। एक जो लॉ ने कह दिया वो बात वहां खत्म हो गई। अगर मैं हो तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये अब जज की अथॉरिटी हो सकती है इसके अंदर। तो जब मैं आ गया, जब छल लफ्ज आ गया कि उसके बाद उसको मना कर दिया, मतलब कि ये क्या है, एक्सप्रेसली मना करना है, आप ये मुकदमा नहीं चला सकते। जो सेक्शन 10 के अंदर हो, सेक्शन 11 के अंदर हो, सेक्शन 12 के अंदर हो। सेक्शन नंबर 9 जो 10 है वो किसके बारे में, वो हमारा है, उसके अंदर लफ्ज लिखा हुआ है स्टे ऑफ सूट। अब उसके लिए एक लैटिन टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं रेस सब जुडाइस। अब भाई रेस सब जुडाइस एक लफ्ज है, वो लिखा नहीं हुआ है इधर, मगर एक लैटिन टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज होती है। उस दूसरा सेक्शन नंबर 11 जिसके लिए एक टर्म यूज होता है रेस जुडिकाटा, वो तो लिखा हुआ है इधर सेक्शन नंबर 11 के अंदर। अब दोनों में बहुत जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो चलता है, एक डिफरेंस के बीच इनके इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एक कॉमन क्वेश्चन है, वो जो पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस। तो जो रेस सब जुडाइस है वो एक्चुअल वर्ड लिखा हुआ नहीं है, मगर एक लैटिन टर्म में उसकी जो मीनिंग है वो यही है, स्टे ऑफ सूट। अब रेस की मीनिंग क्या है, रेस मींस ऑलरेडी, सब मींस सबऑर्डिनेट, जुडाइस मींस जजमेंट। जो केस ऑलरेडी, जो सूट ऑलरेडी अंडर जजमेंट हो, वो उसकी जजमेंट आई नहीं है मगर ऑलरेडी है, वो एक मैटर चल रहा है। और जो रेस जुडिकाटा है वो कह रहा है रेस मींस ऑलरेडी, जुडिकाटा मींस एडजुडिकेट जजमेंट, उसकी ऑलरेडी जजमेंट आ गई है। अब ये कह रहा है सेक्शन नंबर 10, अगर कोई
ऑलरेडी किसी एक कोर्ट में पेंडिंग है, एक कोर्ट में चल रहा है, एक कोर्ट में पेंडिंग है, एक कोर्ट में चल रहा है, तो पर हम दूसरी कोर्ट में नहीं जाएंगे कि आप हमारा मैटर को एंटरटेन करें। ये बात कर रहा है उस चीज को हमारी। अगर हम ये ऐसे करेंगे, कोर्ट खेतपुर की कोर्ट में मुकदमा करके हैदराबाद कोर्ट में जाके मुकदमा करें, तो फिर एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि भाई जो खेतपुर का मुकदमा एक कोर्ट सुनाएगी, फैसला सुनाएगी, हैदराबाद का जो कोर्ट मुख्तलिफ शायद फैसला सुनाए। तो इसलिए ये बार किया गया है जो सेक्शन 9 के अंदर लिखी हुई है, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। सुन सकती है मैटर, मगर अगर उसको मना न किया गया हो, तो मना तो किया गया है ना सेक्शन 10 के अंदर कि आप नहीं चला सकती मैटर। अगर कोई एक सूट किसी और अदालत में चल रहा है, सेक्शन 11 में मना किया गया है, आप नहीं चला सकते हैं हमारा, आप नहीं चला सकते हैं वो सूट जो ऑलरेडी एडजुडिकेटेड है, तो ये मना किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 12 की तरफ, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। उसमें एक चीज थी कि सेक्शन नंबर 12 में एक चीज थी कि हमने उसको बहुत हरीली डिस्कस किया था, जिसकी वजह से शायद कुछ लोगों को अंडरस्टैंड न हो पाया हो, तो मैं उसको आसानी से अब आज तक करके क्लियर कर रहा हूँ। सेक्शन नंबर 12 जो है वो, उसकी अगर आप वर्डिंग देखेंगे तो वहां पर लिखा है बार टू फर्दर सूट। भाई बार टू फर्दर सूट मकसद क्या है? वो मना कर रहा है आप फर्दर मतलब कि आइंदा आप वो आइंदा सूट नहीं करेंगे दाखिल, मना कर रहा है आपको। क्या आप आइंदा सूट दाखिल नहीं करेंगे अगर आपको मना किया गया है? जैसे कि सेक्शन नंबर 10 में मना किया गया है, भाई एक कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, आप उसको फिर दोबारा किसी और कोर्ट में नहीं दाखिल कर सकते। जैसे सेक्शन नंबर 11 में कहा गया है, भाई एक कोर्ट का मुकदमा वो हो गया है, अब उसका जो फैसला है वो सुनाया गया है, तो अब आप उसको दोबारा किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि आप हमारा मुकदमा दोबारा सुनाए। तो ये क्या कर रहा है? मना कर रहा है, बार टू फर्दर सूट, बार टू फर्दर सूट। इसकी अगर आप वर्डिंग देखेंगे, प्रिक्लूडेड मतलब कि मना करना, बाय रूल्स की तरफ फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट। फर्दर सूट आइंदा कोई नया सूट क्या मना किया गया? भाई सेक्शन 10 के अंदर मना किया गया है, सेक्शन 11 के अंदर मना किया गया है, सेक्शन 47 के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर मना किया गया है, अब नया मुकदमा नहीं ला सकते। ये बार टू फर्दर सूट है। In respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this court applies. उसके बाद रेमेडी है। अब सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन बहुत मशहूर है सिविल प्रैक्टिस के अंदर। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, क्योंकि ये बहुत एक फेमस एप्लीकेशन है 12(2) की एप्लीकेशन। भाई 12(2) की एप्लीकेशन है क्या? वो ये एप्लीकेशन है, एक तो 12(1) में मना कर रहा है कि अगर किसी कोर्ट ने मुकदमा सुना दिया है, अब उसका फैसला सुना दिया है, तो अब आप दोबारा उसको दाखिल नहीं कर सकते। मगर ये बता रहा है सेक्शन 12 ये रेमेडी दे रहा है, अगर आप कहते हैं कि ये जो फैसला सुनाया गया है इसमें फ्रॉड है, इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन है, इसमें वांट ऑफ जुरिसडिक्शन है। भाई फ्रॉड मतलब क्या? धोखे से ये फैसला लिया गया है कोर्ट से। भाई सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस अगेन। जो सेक्शन नंबर 12 की में 2 की बात कर रहा था, क्लास 2 की बात कर रहा था कि अगर हम कहते हैं कि कोर्ट को जाके कहते हैं कि ये जो आपसे फैसला लिया गया है आपकी जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, आपने फैसला तो दे दिया है, अब हम दूसरा सूट भी नहीं दाखिल कर सकते, तो कोर्ट उसको हम जाके एप्लीकेशन देंगे 12(2) की कि भाई आप ये मैटर फ्रॉड पे लिया, फ्रॉड पे आपसे डिसीजन लिया गया है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन आपको गलत बयानी करके ये फैसला लिया गया है, या आपकी हद ये आपकी जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, फिर भी आपसे ये फैसला लिया गया है, आप दोबारा इसको दोबारा एंटरटेन करें, तो वो कोर्ट उसको दोबारा एंटरटेन करेगी 12(2) की एप्लीकेशन देने के बाद। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो हमारा 12(1) में एक कंडीशन दी गई है कि अगर सूट ऑलरेडी एडजुडिकेटेड हो गया है, पेंडिंग है, तो आप दोबारा एक नया सूट नहीं ले सकते, नहीं ला सकते। तो 12(2) कह रही है कि अगर आप कहते हैं कोर्ट को कि आपने ये आपसे ये फ्रॉड किया गया है, इस सूट में आपसे मिसरिप्रेजेंटेशन की गई, आपसे आपकी जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, फिर भी आपने फैसला दे दिया है, तो फिर कोर्ट उसको एक न्यू ट्रायल करेगी उसका। तो अब जब इस वर्डिंग पढ़ेंगे आपको लिखा होगा वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट डिक्री ऑर्डर, इसकी वैलिडिटी चैलेंज की जाती है कि ये वैलिड ही नहीं है ऑर्डर आपका, ये वैलिड ही नहीं है जजमेंट आपकी। ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, प्ली कौन सी है? फ्रॉड है, दूसरी मिसरिप्रेजेंटेशन है, तीसरी वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, वांट मतलब लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। ऑन द ही शैल सीक द रेमेडी,
अब वो बंदा रेमेडी हासिल कर रहा है, ये भी आपका एमसीक्यू से गेट का, ही शल इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अब कोर्ट को इस रेमेडी को एंटरटेन करना है, अगर वो बंदा ले आता है और साबित करता है कि आपकी जुरिसडिक्शन नहीं थी, ये फ्रॉड था, ये मिसरिप्रेजेंटेशन थी, तो कोर्ट के नहीं एंटरटेन करना, ये कि कोर्ट की अख्तियार नहीं है। मैं अगर होता तो हम कहेंगे कोर्ट का अख्तियार है। He shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment decree or order not by separate suit। मना करा है कि सेपरेट सूट नहीं लाएंगे आप और नया कोई सूट नहीं ले आएंगे। अगर आप नया सूट ले आएंगे फिर आपको बार लग जाएगी बाई सेक्शन 11 के तहत। ये तो सर मुकदमा ऑलरेडी एडजुडिकेटेड है, इसकी तो डिग्री आ गई है, ये दोबारा वो मुकदमा कर रहा है तो कोर्ट आपको रिजेक्ट कर देगी कि भाई आप वापस ले जाएं। तो आपके लिए ये बेस्ट रेमेडी है 12(2) की एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 47 नंबर सेक्शन। अब हम चलते हैं 47 नंबर सेक्शन की तरफ। वो जो सेक्शन है उसमें ये बात कही गई है कि एक कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया, एक कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया है। अब फैसला तो सुना दिया कोर्ट ने, काम की चीज क्या है? काम की चीज है उस फैसले पर अमल दरामद करना, और जो अमल दरामद होता है उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन कहते हैं। फैसला हमारे हक में आ गया, कोर्ट ने ये कह दिया कि ये फलां प्रॉपर्टी है जिसका मैटर मेरे पास है, ये प्रॉपर्टी इस बंदे को दी जाए। अब ये तो फैसला आ गया, अब ये फैसला तो आ गया, अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है? मेन चीज तो इसकी एग्जीक्यूशन है ना, फैसले आने से तो कुछ नहीं होता। फैसला आ गया, ठीक है, मान लिया, मगर अब उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। ये जो सेक्शन एग्जीक्यूशन के बारे में ये कह रहा है, अगर एक कोर्ट है वो एक फैसला सुनाती है, एक डिग्री पास करती है, और अब उस कोर्ट के हद में वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के हद में नहीं है। मैंने जो आपको पीछे रूल बताया कि आप उधर ही मुकदमा करें जहां पे प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी, मगर इसमें क्या है, उधर उसने मुकदमा नहीं किया जहां पे वो प्रॉपर्टी है। तो जहां पे प्रॉपर्टी है, फिर ये जो कोर्ट है उस कोर्ट को जहां पे प्रॉपर्टी, अगर खैरपुर की कोर्ट है वो हैदराबाद की कोर्ट को लेटर इशू करेगी कि भाई आप इस जो मैंने इसकी डिग्री पास की आप इसकी एग्जीक्यूशन कराएं हैदराबाद के अंदर। तो ये कह रहा है जो हैदराबाद वाली कोर्ट है ना, जो एग्जीक्यूशन करवाएगी उसको सेम पावर्स होंगे जो कि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस कोर्ट से, सेम पावर्स होंगे दोनों के। और ये जो एग्जीक्यूशन कोर्ट करेगी ना, जो कोर्ट एग्जीक्यूशन करेगी उस प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन करवाएगी, उस बंदे को दिलवाएगी। अगर फिर भी वहां पे कोई क्वेश्चन राइज होते हैं, भाई ये फ्रॉड है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन XYZ, कोई और वहां पे ऑब्जेक्शन रेज करती है अपोजिट पार्टी, तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो उन तमाम मैटर्स को क्लियर करेगी। ऐसे नहीं होगा कि वो कोर्ट कहेगी मेरा तो काम सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, अब आप उधर ही खैरपुर की कोर्ट में चले जाएं जहां पे आपका सूट डिसाइड हुआ है। ऐसे नहीं होगा, जो कोर्ट एग्जीक्यूशन करेगी उसी कोर्ट को सारा मुकदमा डिसाइड करना है। तो उसके अंदर आपका जो सबसेक्शन 2 है ना, 47 का सबसेक्शन 2, तो वहां पे लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग है वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट उसको कन्वर्ट कर सकती है सूट के अंदर, दोबारा उसको एक एंटरटेन कर सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 47 का कॉन्सेप्ट है। अब ये भी बार कर रहा है आपके नए सूट को। देखिए ना, एक ऐसे हो सकता है ना, अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को आगे वो डिफेंडेंट कहे कि सर जी जो फैसला है वो मेरे हक में नहीं आया है, अब मैं दोबारा इसका नया सूट आपके पास दाखिल करता हूं, तो ये मना करता है, ये भी मना करता है कि नया सूट नहीं आना। जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है जो फैसला आपके एग्जीक्यूशन का कर रही है, आप उधर ही आपने जाके जो आपके हैं इश्यूज आप वहां पे उसको जाके बताएं, उसको ही आपने एड्रेस करना है। तो आप जब इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। ये नहीं हो सकता एक कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया, अब आप एग्जीक्यूशन दूसरी कोर्ट में चले गए एग्जीक्यूशन के लिए, उस कोर्ट ने लेटर भेज दिया कि आप एग्जीक्यूशन कराएं इस प्रॉपर्टी की, इसको दिलवा दें। तो अब कोई अगर उधर कोई इश्यू आ जाए उसके मुतालिक, तो आप फिर ओरिजिनल कोर्ट में चले आए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, जो कोर्ट एग्जीक्यूशन करेगी उसी कोर्ट में सारे आपके फैसले होने हैं। ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टी टू द सूट इन विच डिग्री वाज पास्ड, डिग्री पास हो गई एक सूट के अंदर, आर देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, डिग्री हो गई, अब उसकी एग्जीक्यूशन करवाई। डिस्चार्ज आर सेटिस्फिकेशन, डिस्चार्ज मतलब उस डिग्री को अमल दरामद में लाना है, ठीक है ना, उसका एक जो उसको क्या कहते हैं डिस्चार्ज, मतलब कि उसको नाफिजुल अमल लाना। और सेटिस्फिकेशन ऑफ द डिग्री शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री नॉट बाय सेपरेट। जो भी क्वेश्चंस होंगे
वो कौन सी कोर्ट एंटरटेन करेगी? वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी, नॉट बाय सेपरेट। ये भी आपका एमसीक्यू से इधर। उसके बाद जो सेकंड कर रहा है वो कर रहा है द कोर्ट मे क्या है? डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, ये मैंडेटरी नहीं है, कोर्ट बाउंड नहीं है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिसडिक्शन ट्रीट अ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज अ सूट एज अ प्रोसीडिंग, मतलब के प्रोसीडिंग जो एग्जीक्यूशन है उसको कन्वर्ट कर सकती है सूट के अंदर, और जो सूट है उसको कन्वर्ट कर सकती है एग्जीक्यूशन के अंदर। एंड मे इफ नेसेसरी ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फीस, और ऑर्डर कर सकती है आप इसकी एडिशनल कोर्ट फीस सबमिट कराएं इधर। तो ये अब हमारा सेक्शन था 47। अगर आपको इधर कोई 47 में 12(2) में या 12(1) में सेक्शन 12 के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इधर ही बता दें कि मैं उसका। उसके बाद जो हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 75 लोकल कमीशन के बारे में।